हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? सो आज क्लास के अंदर हम सेल डिवीज़न को पढ़ेंगे। सेल डिवीज़न एक्चुअल में क्या होती है? सेल डिवीज़न का मतलब है कि जो सेल है वो डिवाइड हो गई, यानी कि जो एक सेल है इट माइट बी डिवाइडेड इनटू टू, और जो एक सेल है अगर वो डिवाइड हो जाए 4 सेल के अंदर, देन वी कॉल इट ए डिफरेंट प्रोसेस। आज की जो हमारी प्रोसेस होगी उसको हम कहेंगे माइटोसिस, एंड कल की जो हमारी प्रोसेस होगी उसको हम क्या कहेंगे? मियोसिस। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, माइटोसिस। माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट cell division in which cell DNA is replicated and equally distributed to daughter cells quantitatively and qualitatively, यानी दोनों तरीके से। तो हम क्या करने लग रहे हैं, एक डिवीज़न है लेकिन वो डिवीज़न किस टाइप का है? इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न है। तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? वेल, इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि डायरेक्टली न्यूक्लियस ब्रेक डाउन नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियस को के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए डिफरेंट अलग अलग प्रोसेस जो है वो होती है। एंड उस प्रोसेस के अंदर जो डीएनए है वो पहले रेप्लिकेट किया जाता है, और जब वो डीएनए रेप्लिकेट हो जाए तो रेप्लिकेट होने के बाद वो 2 डॉटर सेल के अंदर इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर दिया जाता है। यानी कि कुछ ये बात है कि वैसे डॉटर सेल कितनी हैं? 2 डॉटर सेल हैं। तो नॉर्मली एक सेल है, सेल के अंदर उसका एक जेनेटिक मटेरियल है, लेट्स से इसके अंदर 2 क्रोमोसोम है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो 2 क्रोमोसोम है किसके अंदर? पेरेंट सेल के अंदर। तो पेरेंट जो सेल होगी जब उसके अंदर प्रोसेस होगी, माइटोसिस होगी, तो माइटोसिस के टाइम पे इनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो हाफ इक्वली 2 डॉटर सेल के अंदर जो है चले जाएंगे। ठीक है जी। तो इनके अंदर 2 क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम ये था और दूसरा क्रोमोसोम ये था। माइटोसिस हुई तो क्रोमोसोम का एक पार्ट इसके अंदर चला गया और क्रोमोसोम का दूसरा पार्ट जो है यहाँ आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी एक और यहाँ पे भी 2। एस फेज़ आपने पढ़ा होगा। एस फेज़ के अंदर क्या हुआ था? एस फेज़ के अंदर ये हुआ था कि स्टार्टिंग में सेल के पास में एक क्रोमेटिड था, एंड जब वो एस फेज़ के अंदर गया तो एस फेज़ के अंदर जो है उसके पास 2 क्रोमेटिड जो है बन गई। तो 2 क्रोमेटिड बनने के बाद एक क्रोमोसोम जो है पूरा हो गया। लेकिन जब माइटोसिस होती है तो फिर दोबारा से वही कंडीशन आ जाती है जो बिल्कुल बिगिनिंग के अंदर थी। ठीक है। जनरली माइटोसिस को हम 2 अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वैसे अगर हम माइटोसिस को देखें तो एक टाइप की कैरियोकाइनेसिस ही है। तो थोड़ा एक बार इस चीज़ को हम देख लें, माइटोसिस का मतलब क्या है। तो अगर हम माइटोसिस को डिफ्रेंशिएट करें तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 2 अलग फेज़ के अंदर। एक है हमारा कैरियोकाइनेसिस और एक है हमारा साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न, और साइटो का क्या मतलब है? साइटोप्लाज्म है। तो यानी कि डिवीज़न किसका है? साइटोप्लाज्म का डिवीज़न है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब यहाँ पर क्या है? काइनेसिस का मतलब है यहाँ पर डिवीज़न, और कैरियो का मतलब यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस। तो यानी कि डिवीज़न किस चीज़ का है? न्यूक्लियस का डिवीज़न। यानी कि माइटोसिस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, एंड फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न जो है वो हो जाता है। क्या एग्जैक्टली पहले कैरियोकाइनेसिस होती है फिर साइटोकाइनेसिस होती है? नहीं, कैरियोकाइनेसिस के साथ में ही साइटोकाइनेसिस हो जाती है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि जो माइटोसिस है वो कैरियोकाइनेसिस ही है,
तो कभी आपको एमसीक्यू के अंदर मिले तो आप समझ लेना कि माइटोसिस का मतलब क्या है, कैरियोकाइनेसिस है, ठीक है। एग्जैक्टली साइटोकाइनेसिस नहीं है, साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के साथ में हो जाती है, तो इस वजह से हम माइटोसिस का उसको पार्ट मान लेते हैं। लेकिन अगर कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि न्यूक्लियस का अगर डिवीजन होता है, तो न्यूक्लियस के डिवीजन के अंदर कितने अलग अलग फेज जो है वो होते हैं। तो हम इस चीज़ को कुछ इस तरीके से लेते हैं। पहले भाई फेजेस ऑफ माइटोसिस या फिर कैरियोकाइनेसिस जो है वो भी बोल सकते हैं। उसके अंदर 4 फेज है। पहला फेज प्रोफेज, प्रो का मतलब ही होता है पहला, ठीक है। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, थोड़ा वो इस चीज़ को समझते हैं कि जब सेल माइटोसिस के अंदर आती है, यानी कि वो G2 फेज के अंदर आती है, तो उसके अंदर जो सेल है वो सेल कुछ इस तरीके से होती है कि उसके अंदर का ये हमारा न्यूक्लियस है एंड इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थ्रेड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो थ्रेड होता है उनको हम बोलते हैं क्रोमेटीन एंड ये साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक मेन ऑर्गेनली है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। तो चूंकि इसका रेप्लिकेशन जो है वो हो चुका है, तो ऑर्गेनली कितनी हो जाएगी, 2 है। मेन ऑर्गेनली जो है ये 2 ही है। इसके अलावा इसके ठीक साथ में जो है एक डार्क स्ट्रक्चर भी होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और बाकी की ऑर्गेनली हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो सून जो है डिसअपियर जो हो जाती है। तो जब भी प्रोफेज आएगा, यानी कि अभी तो सेल है, वो सेल कौन से फेज़ के अंदर है, ये हमारी सेल है G2 फेज़ के अंदर, सेल इन G2 फेज़। लेकिन अब हम बात क्या करने लग रहे हैं कि अगर एक सेल जो है अगर वो प्रोफेज के अंदर आ जाती है तो उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले जो क्रोमेटीन है वो क्रोमेटीन कंडेंस होके कन्वर्ट होने लग जाती है किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। पहला बड़ा चेंज। तो फर्स्ट पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस। इन दिस फेज, इस फेज के अंदर क्या होता है, नंबर 1 भाई जो क्रोमेटीन है, क्रोमेटीन इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम। तो वैसे तो स्टार्टिंग में जब क्रोमेटीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिक्सअप थे, थ्रेड जो है काफ़ी ज़्यादा थे, तो वो एक बॉल की तरह दिखाई देते थे, जैसे एक ऊन की बॉल होती है। तो इसी वजह से उसको हम स्पायरिंग स्टेज जो है वो भी कह देते हैं। बट अल्टीमेटली इसको कन्वर्ट किसके अंदर होना है, इसको कन्वर्ट होना है क्रोमोसोम के अंदर। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि क्रोमेटीन जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्रोमोसोम जो है उसके अंदर भी एक जो पर्टिकुलर स्पॉट है उसके साथ में एक स्ट्रक्चर और डेवलप होने लग जाती है और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम काइनेटोकोर। तो पहली तो चीज़ ये है कि क्रोमोसोम जो है वो बन गया, और दूसरी चीज़ मैं क्या बताने लग रहा हूँ, काइनेटोकोर जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इसके अंदर सेकंड पॉइंट जो है वो लिख देंगे, काइनेटोकोर इज डेवलप्ड एट द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। काइनेटोकोर क्या होता है, काइनेटोकोर एक टाइप का प्रोटीनियस मटेरियल होता है जो स्पिंडल फाइबर के ज्वाइन करने के लिए जो है वो काम आता है। अगर काइनेटोकोर डेवलप नहीं होगा तो जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम के साथ जो है जोड़ नहीं पाएंगे। क्रोमोसोम बनते क्यों हैं, क्रोमोसोम इस वजह से बनते हैं क्योंकि जो क्रोमेटीन है उसको इक्वली डिवाइड नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज़ ए लॉन्ग थ्रेड। लेकिन किसको डिवाइड किया जा सकता है, जो कंडेंस हो चुका है एंड जिसके 2 पार्ट हो। तो जैसे कि हमारी बॉडी है, क्या हमारी बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है ठीक बीच में से, बिल्कुल यहाँ से हम डिवाइड कर सकते हैं।
तो जो क्रोमोसोम होता है उसको भी इक्वली आराम से डिवाइड जो है किया जा सकता है, लेकिन जो लंबे लंबे थ्रेड हैं क्या उसको इक्वली डिवाइड करना क्या आसान पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से क्या ज़रूरी है, क्रोमोसोम जो है उसका बनना ज़रूरी है। लेकिन क्रोमोसोम भी ऐसे ही किसी के साथ में ज्वाइन नहीं हो सकते, उनको ज्वाइन होने के लिए क्या चाहिए, काइनेटोकोर जो है वो चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो उसका न्यूक्लियर एनवलप जो है डिसअपियर होने लग जाता है। जो न्यूक्लियोलस था उसका क्या होता है, न्यूक्लियोलस भी जो है वो डिसअपियर जो है वो हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट हम इसके अंदर लिखेंगे, न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियोलस is disappeared and chromosomes come in साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो आ जाएंगे, यानी वहाँ पर जो है एक्सपोज जो है हो जाएंगे। और इसके साथ क्या होता है, और ये होता है कि जो ये ऑर्गेनेली है जिसका नाम है सेंट्रोसोम, इसके अंदर सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट है। ये जो ऑर्गेनेली है ये कुछ फाइबर निकालने स्टार्ट कर देती है, तो छोटे छोटे ये फाइबर जो है वो निकालने स्टार्ट कर देती है, और जो फाइबर है उनको बोलते हैं हम स्पिंडल फाइबर। तो कई सारे फाइबर निकलने जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर। ये एक स्टार की तरह दिखाई देता है, इस वजह से हम इसको एज सोर्ट जो है एस्टर जो है वो भी कह देते हैं। एस्टर जो है पेरी सेंट्रोलर सैटेलाइट जो है उसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक बीच में जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है उसके साथ नहीं जुड़े होते। तो फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो सेंट्रोसोम जो है वो डेवलप करता है क्या, स्पिंडल फाइबर that move toward क्रोमोसोम। ये किसकी तरफ मूव होता है, क्रोमोसोम की तरफ जो है मूव करता है बाय पॉजिटिव एंड। तो इसके भी दो एंड है, एक तो है इसका प्लस एंड। तो प्लस एंड पे क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर है वो बने हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी माइक्रोट्यूब्यूल है वो एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाती है और एक लंबा थ्रेड जो है वो बनाने लग जाती है। तो यानी कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है इसके अंदर होती है। तो जहाँ पर जुड़ के ये लंबा होता जाने लग रहा है उसको क्या कहेंगे, हम प्लस एंड कहेंगे। वेयर एज जहाँ पर ये छोटा होने लगने लग रहा है हम उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव एंड जो है वो हम कह देंगे। तो जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर पोलीमराइज at positive end and bind to काइनेटोकोर के साथ में बाइंड जो है वो हो जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है भाई, ऑल अदर ऑर्गेनली, जितनी भी ऑर्गेनली होती है, ऑल अदर ऑर्गेनली डिसअपीयर्स, यानी कि बाकी की जितनी भी होती है वो डिसअपीयर यानी गायब जो है वो होने लग जाती है। तो स्पिंडल फाइबर जो है बड़े होते जाएंगे एंड वो किसके साथ जो है जुड़ने की कोशिश करेंगे, ये काइनेटोकोर के साथ जो है वो जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये भी काइनेटोकोर के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, ये भी काइनेटोकोर के साथ में जुड़ने की कोशिश करेगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो आगे की तरफ जो है बढ़ जाएंगे। तो हम वो नेक्स्ट जो है वो आगे देखेंगे। तो एक मैंने ये बना दिया है, तो एज एन सिमेट्री के लिए जो है एक को जो है और बना देता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बन जाता है किसके अंदर, जब प्रोफेज जो है वो आता है। तो प्रोफेज के अंदर जो है ये पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। प्रोफेज, सेकेंड फेज, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है भाई, तो इट इज़ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस फेज, इस फेज के अंदर क्या होता है, फर्स्ट
क्रोमोसोम जो है वो अलाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये तीसरा क्रोमोसोम और ये चौथा क्रोमोसोम। ठीक है, पहला क्या है, क्रोमोसोम जो है एक लाइन के अंदर जो है वो अलाइन होने लग जाते हैं। तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हो, क्रोमोसोम्स अलाइन एट ए इक्वेटोरियल लाइन, या फिर इसको प्लेट जो है वो भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम क्या बता सकते हैं कि इसके अंदर जो काइनेटोकोर जो है वो भी साथ में जो है एक ही अलाइन जो है वो हो जाते हैं। एंड जो स्पिंडल फाइबर है वो रिलीज़ होने लग रहे थे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो है वो रिलीज़ होते हैं। तो नीचे एक ऑर्गेनली है जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, उसके अंदर 2 सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड इट इज़ स्टार्ट रिलीजिंग ए स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल फाइबर जो है वो रिलीज़ करने स्टार्ट करता है। और स्पिंडल फाइबर का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि जो एक एंड है क्रोमोसोम का वो एक पोल की तरफ और दूसरा जो एंड है वो दूसरे पोल की तरफ होगा। कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जो है जुड़े होते हैं ऑर्गेनली के द्वारा। एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके बीच में एक मोटर यूनिट प्रेजेंट होती है, ये उसके द्वारा जो है जुड़े हुए होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर जो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। एंड जब ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर एक अलग सी बास्केट सी बन जाती है। एंड दिस इज़ व्हाट आवर सेल जो है वो लुक लाइक इन एट द मेटाफेज। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम को अलग से हम सेंट्रियोल जो है वो भी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है तो हम इसको नॉन डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर, एंड इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्रोमोसोमल फाइबर या फिर स्पिंडल फाइबर जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे एक प्लेन के अंदर आगे। इस एक प्लेन का फ़ायदा क्या है, देखिए अगर किसी भी सिस्टम को या किसी भी पार्ट को अगर इक्वली डिवाइड करना है तो पहले तो उसको बीच में जो है वो लाना पड़ेगा, एंड फिर इक्वली जो है उसको फोर्स करना पड़ेगा कि वो एक दूसरे से सेपरेट जो है वो हो जाए। यहाँ पर एक ऐसा प्रेशर डेवलप हो सकता है कि अगर ऊपर वाला चाहे, यानी ऊपर का जो सेंट्रियोल है वो और नीचे वाला जो सेंट्रियोल जो है, अगर वो इक्वली फोर्स लगाता है तो जो क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो अलग हो सकते हैं। सो इसके अंदर आप सेकंड पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं कि दिस पोजीशन प्रोवाइड equal force opportunity to divide chromatid equally। तो क्रोमेटिड जो है इक्वली डिवाइड हो सके उसके लिए इक्वली जो फोर्स जो है वो यहाँ पर जो है लग जाती है। तो हमारा जो सेकंड फेज़ है उसको आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, केवल 2 पॉइंट जो है वो सफिशिएंट है। अब हम थर्ड फेज़ की हम बात करते हैं। हमारा जो थर्ड फेज़ है उसको कहते हैं हम एनाफेज। थर्ड फेज़ है हमारा एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज chromosomes present at equatorial line
get equal force from both ends the force of, क्या कहते हैं, the force of spindle fiber depolarization, the force of spindle fiber and separase enzyme work together to dissolve the cohesin protein of chromosome that join chromatids। ठीक है, तो उससे क्या होगा, थर्ड पॉइंट भाई, बोथ जो क्रोमेटिड जो है, बोथ क्रोमेटिड सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर एंड मूव टू ईच पोल। तो हर कोई अपने पोल की तरफ जो है वो जाने जो है लग जाएगा। दी मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कॉन्ग्रेशन। जो मूवमेंट होती है क्रोमोसोम की, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेशन जो है वो बोलते हैं। सो इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर यही बताया गया है कि ये हमारा जो पार्ट था, यानी कि हमारी जो सेल थी, उसके अंदर जो क्रोमोसोम जो है उसके क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट जो है वो हो जाएंगे। क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो गई एंड दोनों जो है अपोजिट एंड की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट कर देंगे। तो अपोजिट एंड की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर ये अपोजिट एंड की तरफ अगर जाना स्टार्ट करते हैं तो व्हाट इट मीन्स कि जो डीएनए है वो इक्वली डिवाइड जो है वो हो चुका है। तो अगर ये इक्वली डिवाइड हो चुका है तो अब साइटोकाइनेसिस ही बचा हुआ है, क्योंकि जो डीएनए है वो तो हाफ डिवाइड जो है वो हो ही गया है, लेकिन जो बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो अभी रुका हुआ है, तो वो भी अभी साथ साथ के अंदर जो है वो हो जाता है। सो दिस इज़ एनाफेज। और एनाफेज और मेटाफेज के अंदर आपको क्या डिफरेंस दिखाई देने लग रहा है, यहाँ तो ये केवल एक लाइन के अंदर लगे हुए थे, और एनाफेज के अंदर क्या हुआ है, जो क्रोमोसोम जो है वो उनके क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। तो उसके लिए दोनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। एक यहाँ पर डिपोलिमराइजेशन प्रोसेस जो है वो होती है, यानी स्पिंडल फाइबर जो है वो टूटने लग जाते हैं, एंड जैसे जैसे ये टूटते हैं तो फोर्स जनरेट होती है। जो स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं काइनेटोकोर के साथ में, वो पुश करते हैं कि वो नीचे की तरफ आए, एंड ये उसको ऊपर की तरफ खींचता है। तो दोनों जो है वो खींचने लगने लग रहे हैं, और जब खींचेंगे तो उससे क्या होगा, जो बीच का जो कनेक्शन होगा, जो कोएसिन प्रोटीन है जो जोड़े रखता है दो क्रोमेटिड को, वो भी जो है वो सेपरेट जो है वो होने लग जाएगा। इसके अलावा एक एंजाइम भी होता है सेपरेज एंजाइम, वो भी हेल्प करता है कि जो कनेक्शन जो है वो टूट जाए एंड दोनों क्रोमेटिड जो है दो अपोजिट पोल की तरफ जो है जाना स्टार्ट कर दे। एंड जब ये जाना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं एनाफेज। अब उसके बाद में अगला फेज स्टार्ट हो जाता है। जो अगला फेज है उसके साथ में जो साइटोकाइनेसिस है वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो फोर्थ जो हमारा फेज है उसको हम कहते हैं टेलोफेज। टेलोफेज, इसके साथ में ही एक और पॉइंट जोड़ लेते हैं, साइटोकाइनेसिस।
तो साइटोकाइनेसिस और टेलोफेज जनरली जो है इकट्ठे जो है वो होते हैं, इस वजह से मैं इन दोनों को जो है इकट्ठा जो है वो जोड़ने लग रहा हूँ। तो जो टेलोफेज है उसके अंदर क्या होता है, वेल ये जो क्रोमोसोम है ये ऊपर की तरफ जाने लग रहे हैं एंड ये जो क्रोमोसोम जो है नीचे की तरफ जाने लग रहे हैं। अब मैं इनको क्रोमोसोम कहने लग रहा हूँ क्योंकि दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो इनके पास में था बस अमाउंट जो है वो डबल हुई थी। तो अगर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो गए, ये ध्यान में रहे कि ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है एंड क्रोमेटिड इज इक्वल टू क्रोमोसोम ओनली इन टर्म ऑफ क्वालिटी जो है दोनों की सेम है, लेकिन जो कंटेंट है यानी जो क्वांटिटी है वो क्रोमोसोम की डबल है। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, वेल ये फॉलो करते हैं इसी पाथ को और अल्टीमेटली ये रीच हो जाते हैं कहाँ पे, वेल ये रीच हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर एंड फिर न्यूक्लियस जो है वो बनने जो है वो लग जाता है। तो अल्टीमेटली ये रीच कर जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर एंड न्यूक्लियस जो है दोबारा से बनने लग जाता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस बनता है वैसे वैसे यहाँ पर सेल के अंदर जो है क्लीवेज फर्रो जो है वो भी डेवलप होती है। यहाँ पर एक रिंग जो है वो बनती है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बोलते हैं। तो ये जो नीचे की तरफ जाने लग रहा है उसको कहते हैं हम क्लीवेज फर्रो एंड इसके अंदर जो रिंग बनती है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। और जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है वो हेल्प करती है कि जो साइटोकाइनेसिस जो है वो हो जाए और सेल जो है वो डिवाइड हो करके दो डॉटर सेल के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाए। तो आगे चल के क्या होगा, वेल आगे चल के ये होगा कि दो सेल जो है एक दूसरे के साथ जो है वो सेपरेट हो जाएगी एंड वो सेपरेशन किस वजह से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है और अल्टीमेटली जो सेल जो है उसको डिवाइड जो है कर देती है। तो टेलोफेज की हम बात करते हैं कि क्या क्या होता है। नंबर 1 भाई कि जो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम रीच टू दी अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल पे जो है पहुंच जाते हैं। ये ऊपर वाला ऊपर पहुंच जाता है, नीचे वाला नीचे पहुंच जाता है। सेकंड पॉइंट भाई, न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियोलस डेवलप्स। तो न्यूक्लियर एनवलप भी बढ़ने लग जाता है और न्यूक्लियोलस भी जो था वो भी जो है डेवलप होने लग जाता है, यानी कि ये भी डेवलप होने लग जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं, अब इनको बोलते हैं डॉटर सेल्स। थर्ड भाई उसके बाद क्या होता है, all organelle starts appearing। जितनी भी ऑर्गेनली है वो सारी जो है अपीयर होने लग जाती है। और इन अदर वर्ड आप लिख सकते हो इट इज़ जस्ट अपोजिट, इट इज़ जस्ट अपोजिट टू प्रोफेज। प्रोफेज के जस्ट अपोजिट जो है वो ये होता है। तो प्रोफेज के अंदर क्या हुआ था, प्रोफेज के अंदर जो है क्रोमोसोम बनने स्टार्ट हुए थे। यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम जो है अब डिकंडेंस होने लग जाएंगे और वापस क्रोमेटिन के अंदर जो है कन्वर्ट होने लग जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट आप इसके साथ में लिख सकते हो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज डन बाय क्लीवेज फर्रो which developed by contractile ring of acting that shorten from periphery to center and divide the cell into
टू डॉटर सेल। तो इसे कहने का मतलब क्या है कि जो सेल था वो तो एक्चुअल में यहाँ पर ऐसी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, बट जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट होनी स्टार्ट हुई कॉन्ट्रैक्ट होती और छोटी और अल्टीमेटली बिल्कुल बंद हो जाती है। और जैसे बंद होती है वैसे ही दो सेल जो है सेपरेट जो है वो हो जाते हैं, यानी कि सेल जो है वो डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो बीच में जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है वो एक्टिन की बनी हुई है एंड वो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ आती है और सेल को जो है दो पार्ट के अंदर डिवाइड जो है कर देती है। एंड जैसे ये डिवाइड करती है तो क्लीवेज फरो जो है वो भी पेरिफेरी से बनना स्टार्ट होता है और ठीक बीच तक आता जो है डिवाइड जो है सेल को कर देता है। लेकिन जो प्लांट की सेल है, ऐसा एनिमल के सेल के अंदर डिवीजन होता है, लेकिन जो प्लांट की सेल है उसके अंदर इस टाइप का डिवीजन नहीं होता। तो प्लांट सेल है उसके अंदर किस तरीके से साइटोकाइनेसिस होती है उसको हम समझते हैं। तो हम समझे साइटोकाइनेसिस इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर किस टाइप की साइटोकाइनेसिस होती है? साइटोकाइनेसिस इन प्लांट। तो फर्स्ट पॉइंट भाई, plant has cell wall, hence contractile vacuole, contractile ring does not work, hence it need to develop cell plate by phragmoplast when vacuoles या फिर when vesicles of cellulose pectin fuses, then it make cell plate that separate the two cell. Here nuclear division occur earlier than साइटोकाइनेसिस। तो प्लांट के अंदर जो है पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। तो लेट से सेल जो है वो डिवाइड हो गई, सॉरी न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा एंड दोनों सेल जो है अभी भी एक ही है क्योंकि कैरियोकाइनेसिस होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस जो है वो नहीं होता। तो लेट से ये एक प्लांट की सेल है। तो प्लांट की सेल के अंदर न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, लेकिन अभी तक इसके अंदर जो है साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है उसको ये किस तरीके से डेवलप करे, तो इसके पास एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं हम गोल्जी अपैरेटस। तो इसके पास भी एक ऑर्गेनली होगी जिसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस जो है वो कुछ वेसिकल रिलीज़ करती है। तो गोल्जी अपैरेटस कुछ वेसिकल जो है वो रिलीज़ करती है एंड जो ये वेसिकल होती है वो इकट्ठे जो है एक जगह जो है वो लगने लग जाती है। तो ये ऐसी वेसिकल है डेट हैज़, क्या होगा इनके पास में, सेलुलोज होगा और पेक्टिन होगा। एंड इनको अरेंज करने के लिए जो न्यूक्लियस और जो वेसिकल है उनके बीच में होता है फ्रैगमोप्लास्ट। तो यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट। तो जो फ्रैगमोप्लास्ट है वो उसको एक लाइन के अंदर जो है अलाइन कर देगा। ये जितनी भी वैक्यूल्स वेसिकल जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होकर के अल्टीमेटली एक लाइन जो है बना देते हैं। जो ये लाइन बनाते हैं उसी को ही हम बोलते हैं सेल प्लेट। और जैसे जैसे ये सेल प्लेट बनती चली जाएगी तो जो दो सेल है उसके बीच में एक वॉल जो है वो क्रिएट होने लग जाएगी।
अब जो ये वॉल यहाँ पर बनती है वो एक्ट करती है दो सेल के सेपरेशन का, एंड हियर हम कह देते हैं कि जो साइटोकाइनेसिस जो है वो हो गया, और वो साइटोकाइनेसिस किसके द्वारा हो गया, सेल प्लेट के द्वारा जो है वो हो गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है किस किस के अंदर, एनिमल एंड प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल है तो सेल प्लेट जो है काम आती है, फ्रैगमोप्लास्ट के द्वारा जो है साइटोकाइनेसिस जो है वो हो जाती है। लेकिन एनिमल सेल के पास जो है सेल वॉल है नहीं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसा अगर खींचते हैं तो उसी से ही टूट जाता है, तो उसको जो है ज़रूरत नहीं होती, एंड डिवीज़न जो है रिलेटिवली आसान हो जाती है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो उसको कमेंट करें, आई विल आंसर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।